चलो बेटा, आपको लास्ट लेक्चर में फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग हो गए थे। फॉरवर्ड बाइसिंग और क्या, रिवर्स बाइसिंग। एक आप क्वेश्चन बता दीजिए, बाइसिंग पे बार बार आपको रिपीट होता रहता है, बताना है कौन सा फॉरवर्ड होगा कौन सा रिवर्स होगा बेटा। वैसे उस दिन क्वेश्चन भी कराया गया था, और जब भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। 20 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, +10, 5 वोल्ट, और इसको कर दिया 0। ये डिफरेंट इक्वेशन आपके हैं बेटा, यहाँ से डिसाइड करना था, ठीक है, विच इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड विच इज रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक, नंबरिंग हम कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से आपको बताना था फॉरवर्ड कौन सा होगा बेटा, रिवर्स कौन सा होगा। पहला क्या है, कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाओ, पहले बोलो नहीं, पहले हाथ उठाओ। पहला जो फर्स्ट कंडीशन दिखाया गया था डायग्राम में, वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है बेटा, रिवर्स बायस की कंडीशन है, या क्या है? फॉरवर्ड रिवर्स में क्या है? फर्स्ट सिचुएशन इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या अदर एनी। बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं, मतलब घर जाके पढ़ते नहीं हो। हाँ, पढ़िए भैया, बिना पढ़े तो हाँ कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पढ़ा करिए। उस टाइप का क्वेश्चन भी बताया भी गया था, बताया था ना। ठीक, चलिए आप बता दीजिए, फर्स्ट वाला क्या है? फॉरवर्ड बायस है। इन्होंने कहा पहला वाला फॉरवर्ड बायस है। कितने लोग सहमत हैं इनके आंसर से? आप क्या कह रहे हो? रिवर्स बायस है। हाँ जी, फॉरवर्ड है, खड़े हो जाओ। आप फॉरवर्ड है, आप बैकवर्ड है, तो फिर रिवर्स यहाँ बोलते हैं, बैकवर्ड बायस नहीं, रिवर्स बायस बोलते हैं। हाँ, आप रिवर्स बायस जी। जी, रिवर्स में भी बहुत लोग हैं, फॉरवर्ड में भी बहुत लोग हैं, है ना। चलिए देखते हैं बेटा बाकी लोग का। कंडीशन होता है आपको फॉरवर्ड बायस, ये लेफ्ट साइड जो ये है, इसे हम पी कहते हैं, इसे एन कहते हैं। बोला गया था पी वाला बेटा जब हायर पोटेंशियल पे होता है और एन वाला लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं बेटा। ठीक, अगर आपका पी वाला लोअर पोटेंशियल पे है, एन वाला हायर पे है, ठीक, इसे आप कहते हो रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस कंडीशन कहेंगे बेटा। ये पी वाला इसे अर्थिंग बोला जाता है, जिसे क्या सिंबल ऑफ अर्थिंग, मतलब अर्थिंग कर दिया गया। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अर्थिंग कर देते तो वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग क्या करें, अगर अर्थिंग कर दिया जाए तो उस पॉइंट पे जहाँ पे अर्थ रहेगा वो पोटेंशियल उस साइड का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल 20 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट किससे जुड़ा है, पी से कि एन से? जी, एन से। और एन वाला इसका मतलब हायर पे है, तो एन वाला जब हायर पे होता है तो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। क्या रहेगा? इसीलिए खड़ा किया है क्योंकि तुम्हें बैठे बैठे उड़ा देते पता नहीं चलता है। ठीक, खड़ा करके पढ़ाया जाए, ज्यादा जगह काम करेगा, है ना। ठीक, ये कौन सा हो गया बेटा, रिवर्स बायस कंडीशन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, अभी भी एन वाला हायर पे है, तो कैसा, रिवर्स बायस। ये -10 है, ये -20 है, कौन बड़ा है, -10 वाला, क्योंकि निगेटिव में है, तो इसका मतलब ये हायर हो गया आपकी बात, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। ये 5 वोल्ट है, ये अर्थिंग कर दिया तो 0, फिर ये हायर पे हो गया तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। यानी कि ये फर्स्ट सेकंड कैसे हो गया, रिवर्स बायस हो गए, और थर्ड फोर्थ क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। याद रहेगा, बोलेगा नहीं ना बेटा। तो ये होता है बायसिंग, इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं बेटा। कोई भी अगर आपको दिया गया है, पी टाइप हो, एन टाइप हो, या पीएन जंक्शन अगर आपको दिया गया तो केस में वो कैसा होगा, ठीक है।
फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा या रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, तो यहाँ से आप डिटरमाइन करते हैं। दूसरी चीज आपको उसमें बताई गई थी बेटा, जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका होता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है, यानी कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ठीक, तो उस केस में वो एज ए कंडक्टर काम करेगा, जो कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा तो करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। और जब पीएन जंक्शन आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो एज ए इंसुलेटर काम करेगा और करंट को आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, पावर बायस कंडीशन में एज ए कंडक्टर अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू हिम, एंड क्या रिवर्स बायस कंडीशन में एज ए इंसुलेटर डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, ठीक। तो वो कंडीशन आपका होता है। इसके लिए जब हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उस केस में उसे हम लोग क्या एज ए डायोड यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड, यानी डायोड वाल्व की तरह। जिस तरह से वाल्व वन साइड फ्लो को क्या करता है, अलाउ करता है, अपोजिट साइड को हिंडर कर देता है, ऐसे यहाँ पे भी आपका करंट अगर फ्लो हो रहा है, अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब तक रहेगा डायोड तब तक करंट को फ्लो होने देगा, जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दिखा दी गई थी, दिखा दिया गया था ना, कॉपी दिखाओ जरा, आई थी। चल बता दिया गया था बेटा, ठीक, बायसिंग हो गया था और इस पे क्वेश्चन भी आपको बता करा दिया गया था। नहीं जो लोग रहे हो क्वेश्चन एटलीस्ट लिख लें और यही अच्छा 60 में लिख लो। अगर पी वाला हायर पे है, ये हायर का सिंबल है, ये लोअर का है, हायर पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड बायस, पी वाला लोअर पे है, एन वाला हायर पे है तो रिवर्स बायस। जो लोग थे अगर इस टाइप का नहीं हुआ हो तो भी लिख लें, ठीक, लिख लेंगे, कोई बुराई नहीं है, ठीक। और 3-4 उसमें बोला गया था, 3-4 ऐसे ही ऑप्शन ही बनते, बाकी और वो दूसरा बनता ही नहीं, ठीक। तो कुछ चीजें होती है जो फ्री की होती है, ये सब वैसे जब आ जाते हैं ना वो मुफ्त वाले हैं, अगर आप जानते हैं तो बिना समय लगे ही तुरंत आपको मिल जाएगा। और जहाँ कैलकुलेशन वाला होगा वो तो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए जब फ्री वाला आपको सही हो जाता है तो आपको क्या एक स्कोर मिल जाता है जो आपको कम टाइम वाले में मिल जाता है। और बाकी जो अगर आप सॉल्व करके लगाना हो तो सबको टाइम लगेगा, ठीक। एक ग्राफ इससे बनता है बेटा, ठीक। अगर हम लोग वी आई वोल्टेज और करंट के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक, डिफरेंट आपको डायोड के लिए, स्पेशली अपने यहाँ सिलिकॉन के लिए दिया जाता है। सिलिकॉन डायोड के लिए अगर हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो कैसे होगा, तो जब आपका फॉरवर्ड बायस में आपका कंडीशन रहेगी तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर के बाद आपका तेजी से बढ़ता है। और जब हम लोग इसे रिवर्स बायस कंडीशन में लेते हैं तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने पे करंट की वैल्यू स्लाइटली मिलती है, लेकिन जब हम लोग ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं, आपको बताया था ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन पोटेंशियल, तो उस केस में एक कोवेलेंट बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाते हैं और एक ह्यूज क्वांटिटी आप क्या होते हैं चार्ज कैरियर वहां से फ्री हो जाते हैं कंडक्ट करने के लिए। और जब उस कंडीशन में रहेगा तो फिर आपकी एक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लो बेटा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई लिख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, आप करो या पार कर लो, जो भी कर लो, आपको कर लीजिए, आपके टर्म में भी बोला जाता है। आप सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन क्या हो गया बेटा, डायोड, ठीक। अब ध्यान रखेंगे सिलिकॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं,
वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में अगर क्या करेंगे आप, ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उस केस में जैसे हम लोग नॉर्मल जब कंडीशन लेते थे बेटा ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, तो आप देखो स्टेट मिलता था। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि अगर हम लोग वहां पे पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसा मिलता था आपको, स्ट्रेट लाइन मिलता था। पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलता था। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जब बात करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक। तो कंडीशन जो बनता है ऐसे बनाइएगा, ये करंट है बेटा मिली एम्पियर में, ऊपर पोटेंशियल जो आपका है ये V है वोल्ट में, पोटेंशियल वोल्ट में है, ये ओरिजिन है, इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में पोटेंशियल लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक। राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो राइट साइड जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जो करंट है जब पावर बायस कंडीशन में लेते हैं तो वहाँ करंट हमें मिली एम्पियर में मिल रहा है, और जब उसी को हम लोग क्या करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में लेंगे तो वहां पर माइक्रो एम्पियर में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, माइक्रो एम्पियर में आपको मिलता है। तो ये कंडीशन आपका होता है 20, 40, या इधर से दिखा देते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक। ये मिली एम्पियर में है जब आप पावर बायस कंडीशन में लेंगे। इसी को जब हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में लेते हैं बेटा तो वो हमारा किसमें मिलेगा, ठीक, माइक्रो एम्पियर में। तो नीचे वाला जो है आई ये माइक्रो एम्पियर में है, किसमें है बेटा, म्यू ए माइक्रो एम्पियर में, 10, 20, 30, 10, 20, 30। वोल्टेज जब पावर बायस में लेंगे, थोड़ा भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो करंट की वैल्यू हमें क्या होती है, मिलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यानी कि फ्रैक्शनल अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, वहां पे करंट आपका फ्लो करेगा क्योंकि वो एज ए कंडक्टर काम करता है। और जब हम लोग यही बात करते हैं बेटा किसमें, रिवर्स में, तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, तो करंट की वैल्यू स्लाइटली आपको मिलेगी। जब ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे आप चले जाएंगे तो ह्यूज क्वांटिटी में क्या सारे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तब वहां पे आपको लार्ज क्वांटिटी में करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्टेन होगी, ठीक। तो दिखाएंगे यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0, यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन, ठीक। ये आपका यहाँ पे हो गया। ये पोटेंशियल देखो यहाँ डेसिमल में फ्रैक्शन में था और यहाँ 20, 40, 60, 80, 100 के टर्म में, ठीक। तो ये पोटेंशियल आपका है। यहाँ से हम लोग देखते हैं बेटा जब ग्राफ बनाते हैं ना, क्या करेंगे आप, ग्राफ ड्रा करेंगे तो पावर बायस में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है, और 6.6 क्या वोल्ट अप्लाई करने पे उस केस में करंट की वैल्यू एडेक्टली क्या करेगी, इंक्रीज करती है। तो जब दिखाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे जब करते हैं हम लोग, यहाँ जब हम लोग ड्रा करना स्टार्ट करते हैं तो पहले पर जैसे जैसे पोटेंशियल आप बढ़ाओगे वैल्यू इंक्रीज करेगी 80 to 100 यानी कि 90 के नियर अबाउट जो आपका इसका सिलिकॉन के लिए बैकग्राउंड पोटेंशियल मिलता है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो उस केस में वहां पे एकाएक क्या करेगा, फिर करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे तो पहले आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा उसकी वजह से आपकी करंट की वैल्यू क्या करेगी, मिलेगी। और जब आप 80 to 90, 100 के लेवल पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करंट की वैल्यू फिर इंक्रीज कर जाती है, ठीक। तो ये केस आपका होता है। बल्कि आप थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे कर लीजिए, सारे जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं बेटा ना तो एक करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक। इसे पावर बायस कंडीशन कहेंगे, पावर बायसिंग,
और ये रिवर्स बायस कंडीशन, इसे को रिवर्स बायस ही कह लीजिए या रिवर्स बायस कंडीशन कह लीजिए, दोनों कह सकते हैं जैसा आप लिखना चाहेंगे। रिवर्स बायस, वहां भी बायस ही कर लीजिए। ठीक, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ध्यान रखेंगे यहाँ 20, 40, 60, 80, 100 आपका वोल्ट है, यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2 वोल्ट है। ठीक, और ये करंट ऊपर में मिली एम्पियर में है और नीचे वाले जो आपका है वो माइक्रो एम्पियर में है। ठीक, तो रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा, चलो ठीक, हल्का सा चाहे 20, 10 to 20 माइक्रो एम्पियर के बीच में मिलता है आपको, लगभग 80 प्लस में जो आप जाते हो। ठीक, रुक जाओ, रुक जाइए, क्योंकि स्पेशली एलिमेंट का नाम ले लिया गया है तो ये उस वैल्यू को मैच करता होना चाहिए लगभग। ठीक, दिखा दीजिए। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन और फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, स्पेशली आपने बनाया है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक, और ये जिस वोल्ट पे ये कई करंट की वैल्यू मिल रही थी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, BBR। ठीक, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक, मतलब उस वोल्ट पे सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, टूट जाएंगे और एक लार्ज क्वांटिटी में करंट आपको ऑब्टेन हो सकता है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ब्रेकडाउन वोल्टेज, दोनों टर्म दिए जाते हैं। बन गया, जल्दी करिए। नेक्स्ट सेटिंग करिएगा, डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस, डायोड बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे वो चीज फाइंड करते हैं। इसका दो पार्ट हम लोग स्टडी करते थे, एक स्टैटिक या उसी को डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं, और एक जो आपका होगा डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस ऑफ क्या डायोड कहते हैं। जो डायोड रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, वैसे जनरल हम लिखते हैं आर इक्वल टू क्या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई बोल देते हैं, लेकिन वो डायनेमिक कंडीशन आपकी होती है जब। ठीक, और जब स्टैटिक की बात करते हैं तो वहां पे वी अपॉन क्या, आई, वी अपॉन क्या होगा, आई, जैसे नॉर्मल हम लोग रेजिस्टेंस की बात किया था। ठीक, लेकिन वो तब मिलता है जब आपका जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ना, वो कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अगर पावर बायस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और एक कांस्टेंट अगर रेट से है, तो अगर जहां तक वैल्यू स्टेट मिलेगा वो कंडीशन हमारा स्टैटिक होगा। स्लोप का जहां स्लोप कांस्टेंट है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक स्लोप वेरिएबल, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट कुछ दिख रहा है ना, तो जहां तक कांस्टेंट दिखेगा वो पोर्शन हमारा क्या कह रहेगा, नहीं स्टैटिक। और जहां पे क्या हो गया, ठीक, स्टैटिक मतलब जहां फिक्स है और जहां पे हमारा वेरिएशन आपका हो रहा है, ठीक, वो कंडीशन आपका हो जाएगा डायनेमिक के लिए। ठीक, तो लिखिएगा स्टैटिक आर डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, पहले लिखना इसमें, सब हेडिंग करो स्टैटिक आर, हाँ सब हेडिंग करो इसमें, स्टैटिक ओ आर, आर डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड।
ऑफ डायोड। देखिएगा, इन पावर बायसिंग, इन पावर बायसिंग in powered biasing, देखिएगा, the ratio of potential applied, the ratio of potential applied to the junction diode, the ratio of potential applied to the junction diode, हो गया, to the junction diode, हो गया, to the current corresponding to it, to the current corresponding to it, to the current corresponding to it is called static or DC resistance, static or DC resistance of diode, static or DC resistance of diode। तो जो DC रेजिस्टेंस आपका होगा बेटा आर डी सी, इसकी जो वैल्यू होगी ये V अपान आई के बराबर होगा। V अपान क्या हो जाएगा, आई के बराबर। इसी को आर डी सी हम लोग कह लेते हैं बेटा। यूनिट चाहे वो डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, रेजिस्टेंस है, अपोज करेगा तो ओम ही रहेगा। यूनिट जब लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा आपका, ओम आएगा। ठीक, तो यूनिट जो रहेगा वो ऑलवेज वही रहेगा, कोई भी ले लीजिए आप। ठीक, दूसरा लिखिएगा इसका बी पार्ट बेटा, डायनेमिक आर एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायनेमिक आर एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अब डीसी में क्या था, टोटल जितना पोटेंशियल अप्लाई किया, टोटल करंट जो फ्लो किया, उसका रेशियो आपका कह लिया डीसी हो गया। ठीक, लेकिन जब हम लोग डायनेमिक की बात करें किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल चेंज करने पे, पर्टिकुलर रेंज में जो पोटेंशियल आप चेंज करें उससे करस्पॉन्डिंग करंट जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपका कैसा, डायनेमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, डायनेमिक कहलाएगा। तो लिखिए डायनेमिक आर एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ठीक, देखिएगा, इन पावर बायस, इन पावर बायस, ठीक है, द रेसिप्रोकल, in power bias the reciprocal or are the slope of, are the slope of characteristics curve, slope of characteristics curve is called, characteristics curve is called dynamic, is called dynamic or AC resistance of diode, dynamic or AC resistance of diode। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 आर एसी की जो वैल्यू होगी बेटा, इसकी वैल्यू डेल्टा वी अपान डेल्टा आई। यूनिट में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक, यूनिट में कोई अंतर नहीं होगा, वो डायनेमिक हो या स्टैटिक हो, कोई भी आप लेते हैं, दोनों का। ठीक, फिलहाल मेनली यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में मेनली आपको यहाँ पे पुटअप किया जाता है। ठीक, हो गया। तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन पोटेंशियल पहले बता दिया गया क्या होता है। ठीक, तो ये केस आपका होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे आप डिनोट करेंगे एसी डीसी क्या होता है, तो आपको स्लोप, ग्राफ का स्लोप दे दिया जाएगा और स्लोप ही आपका वीआई का जो स्लोप होगा किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा कहीं अगर क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा है तो आप उसी के बेस पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसी के बेस पे आपका डिटर्मिनेशन होगा। कैसा होगा, क्या होगा, वो चीजें हम लोग यहाँ से डिनोट कर लेते बेटा, हो जाएगा। चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंसेस क्या होंगे उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, ठीक, एक क्वेश्चन करा दे इस पे, टाइम पर कम। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के बीच में पूछा गया था एक बार।
नहीं तो हुआ कहीं, उस बार डाटा ही कहीं ये है। बोले लिखिए, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टिफायर केवल आपके यहाँ है, एम्पलीफायर उड़ा दिया। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड silicon diode is shown in figure। हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट देखिएगा आई डी इक्वल टू, पहला है पार्ट आई डी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, आई डी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर और सेकंड पार्ट इसका बी है वी डी इक्वल टू -10 वोल्ट। वी डी इक्वल टू -10 वोल्ट। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से करेंगे बेटा, ग्राफ जब दवाएं से करेंगे, अब डाटा ख्याल हमें एकदम वहीं से लेना पड़ेगा, उसी के बेस पे आपको दिया गया है। ठीक, तो जो ग्राफ आपको दिया गया है सेकंड के लिए यहाँ पे बनाया गया 0.5 0.8, ठीक, वोल्ट आपको है, ऊपर मिली एम्पियर है और नीचे माइक्रो एम्पियर है। ठीक, आई जो है ये मिली एम्पियर में है, ये भी है वोल्ट में दिया गया है और इधर आपको दी गई है 0.5 0.8। ठीक, ये कुछ इक्वेशन है आपका और यहाँ पे -10 दिया था बेटा कि कितना है, बी डी जो है ये -10 है। ग्राफ में जो दिया गया है मतलब उसे बनाना पड़ेगा क्योंकि डाटा उसी के डाटा मैच करना पड़ेगा आपको। 0.8 से आ रहा है 20 15 निकाल। इससे 15 दिया है, 8 के करस्पॉन्डिंग आपको दिया है 0.8 के करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली 20 15 10 ये जो आपका है ये 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है इसकी वैल्यू। ठीक, ये 1 माइक्रो एम्पियर है जो क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वहां पे करंट मिल रहा है और -10 वोल्ट आपको वो दिया गया है। ठीक, तो पूछा क्या गया है बेटा
ये आपको किसकी वैल्यू, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। और डाटा अब यहाँ जगह थोड़ा कम है, लिख देते हैं। ये जो आपको 10 का करस्पॉन्डिंग है, ये 0.7 ले लीजिए और यहाँ 0.6 ले लीजिए। ये लगभग 0.7 करस्पॉन्डिंग आपको 10 वाला मिल रहा है, ऐसे बना लीजिएगा। ये कैलकुलेशन उसी के बेस पे आपको करना पड़ेगा। जीरो 0.7 लीजिए इसको, ठीक। पॉइंट ए की करस्पॉन्डिंग 20 है, 0.7 करस्पॉन्डिंग 10, ठीक। हम निकालिए। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ये इतना पोर्शन इसमें नहीं दिखाया गया फिलहाल, ब्रेकडाउन वाला ये इतना पोर्शन नहीं है, खाली यहीं से यहीं तक ले आया इसमें, ये लाए खाली है, यहीं से उठाया इन्होंने, ऐसे ले आया, ये है इससे करस्पॉन्डिंग, बाकी इन्होंने मूव कराए हैं। यहीं पे हमें निकालना है बेटा इससे करस्पॉन्डिंग। बीडी की वैल्यू आपको दी गई है -10, ठीक। नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको डिटरमाइन कर लेना है। लगाओ जुगाड़, लगेगा या बताना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सोचिए। आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस निकालना है, आर फॉरवर्ड बायस, ठीक, और आर रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, यानी फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। आर फॉरवर्ड बायस, आर रिवर्स बायस, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ करंट 1 मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, और ये वोल्टेज जो दिया गया है वो 10 वोल्ट -10 वोल्ट है, ठीक। यहाँ पे करंट आपका 20 मिली एम्पियर है और ये 10 मिली एम्पियर है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.7 और 0.8 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ बेटा, बताएं या लगा रहे बेटा? अटेंडेंस आपके पास है? हो गया आप लोग का? आपका हुआ? आया किसी का? कितना कितना? 0.01, अच्छा पावर में, और रिवर्स में? चलिए देखते हैं बेटा, जब पावर बैच में करोगे तो डेल्टा V अपान डेल्टा I, पोटेंशियल में कितने का चेंज हो रहा है?
0.8 से 0.7 के बीच में आपको दिया गया है। 0.8 के करस्पॉन्डिंग करंट है 20, 0.7 के करस्पॉन्डिंग करंट है आपका 10। तो हम लोग करेंगे 28 में से इतना घटाओगे तो 0.8 माइनस क्या 0.7, तो बचेगा 0. कितना 1। करंट आएगा 20 माइनस 10 यानी 10 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में बदलोगे 10⁻³ इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 में 10 से 1.1 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0.01 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा 1000 से, तो बचेगा आपका 10 ओम। यानी पावर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, आपने इसकी यूनिट चेंज नहीं की थी इसलिए आपका 0.01 आ गया। ठीक, तो यूनिट को भी ध्यान रखो। ठीक बेटा, यहाँ पे 20 करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल 0.8, 10 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल 0.7 लिखा था ना, इसलिए क्वेश्चन पता समझाया था कि बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आपको बोला था इससे करस्पॉन्डिंग 0.7 है, करस्पॉन्डिंग 0.8 है। तो पोटेंशियल में चेंज आपका 0.1 का हुआ, 0.8 माइनस 0.7 करोगे तो 0.1, और जो करंट में चेंज हुआ 20 में से 10 माइनस करोगे आप तो 10, लेकिन वो है मिली एम्पियर, और मिली को एम्पियर बदलोगे तो 10⁻³ और ये 3 गया ऊपर प्लस हो गया, 10 से डिवाइड किया तो 0.1 था तो 0.01 हुआ इंटू 10⁻³ तो 3 0 बढ़ना है तो 2 डेसिमल में चला गया, बचा 1, तो आ गया क्या 10 ओम आ गया पावर बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो यहाँ पे आएगा V/I, V की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है। ठीक, तो डेल्टा V/I या V/I कर सकते हैं आप, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमें डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो भी कर लीजिए। V की वैल्यू आपको 10 है, I की वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर है, 10⁻⁶ ये ऊपर जाएगा बेटा, तो 10 इंटू 10⁻⁶ प्लस 6 हो जाएगा, या इसी को आप कह सकते हो 1 इंटू 10⁻7 ओम। रिवर्स बायस देखो, जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई क्या 10⁻7 ओम, और फॉरवर्ड बायस इसी सिलिकॉन डायोड के लिए 10 ओम आ रहा है। इसीलिए जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है डायोड, तब वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करेगा, और जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, इंसुलेटर काम करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर करता है। बात समझ आया? ये कंडीशन आपका हो गया। फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा तो कैसे। हमेशा रिवर्स वाले का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। गलती से कम आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ किया आपने कैलकुलेशन। ठीक, कर लेंगे, चलिए रीडिंग करेगा। अब डायोड का अपने यहाँ जो आज की डेट में एप्लीकेशन है वो एज ए रेक्टिफायर है, डायोड वाल्व एज ए रेक्टिफायर। और रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग दो चीजों की स्टडी करते हैं बेटा, एक एज ए क्या हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। पहली बात होता है रेक्टिफायर होता क्या है, रेक्टिफायर क्या होता है। आप खड़े हो जाओ बेटा, पर बोल रही है कि खाली रोजा बना रही है, खड़ी हो जाओ। रेक्टिफायर का नाम सुना है कभी? नहीं सुना, इंटर में भी नहीं सुना, पढ़ा नहीं था ये चैप्टर क्या? नहीं पढ़ा, ये आपने पढ़ा ही नहीं तो बातें खत्म हो गया। अरे अपने मन से पढ़ लेना चाहिए ना। हाँ भाई, अगर जैसे डॉक्टर आप बनना है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है ना। बाकी जो एजुकेशनल सेंटर जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं या जहाँ आप विद्यालय में 12th में पढ़े हैं, उनकी तो दायित्व तो है ही है, बट उससे बड़ा दायित्व किसका है? आपका होता है ना। चलिए, अब तो जो गया हो गया। फिलहाल रेक्टिफायर कितने लोग बताएंगे क्या काम करता है बेटा? रेक्टिफायर किसे कहते हैं? बैठो, आप बता दे तो याद रहेगा, पक्का बोलोगे नहीं? फिर हम आके घर पे पूछेंगे, हाँ मम्मी के सामने, हाँ खाना भी बंद करवा देंगे। चलो बताओ बेटा, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। क्या कहता है? रेक्टिफायर। जैसे घर में आपका एसी आता है ना, घर में आने वाली सप्लाई कौन सी है? एसी है। लेकिन एसी से कोई भी हम लोग सिस्टम को चार्ज नहीं कर सकते हैं,
जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, अब इन्वर्टर आपके एसी से डायरेक्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक। जब भी आपको क्या किसी भी सिस्टम को चार्ज करना होगा तो आपको डीसी की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में देखो जो आपका चार्जर होता है ना, वहां पे भी रेक्टिफिकेशन होता है, तब जाके मोबाइल आपकी चार्ज होती है। तो कोई भी डिवाइस बिना एसी को डीसी में कन्वर्ट किए हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। और रीजन हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसी हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल निगेटिव होता है। तो आधी साइकिल में जितना वो चार्ज करेगा, अगली साइकिल में क्या करेगा, उसे डिस्चार्ज कर, जिंदगी भर लगाया रहा हो चार्जिंग नहीं होगी पूरी, ठीक। तो हमेशा चार्जिंग के लिए आपको डीसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। अब क्योंकि घर में तो हमारा एसी सोर्स आ रहा है, तो उस केस में बदलता है। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एसी को डीसी में क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं। और उस कन्वर्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का आप यूज करते हैं, उसी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर अपने यहाँ दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाल जो यूज करते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक। लेकिन दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा उसे कहेंगे जो एसी इनपुट का आधी साइकिल, मतलब केवल पॉजिटिव वाले क्या किया, रेक्टिफाई किया, ठीक। तो उसे आपने कह दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को रेक्टिफाई कर दिया वो कहलाएगा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक चीज और याद रखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अगर आपको करना है तो वहां पे एक सिंगल डायोड से काम चल जाता है। किससे, सिंगल डायोड से आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो वहां पे आपको 2 डायोड की नीड होती है। अब उसमें कब कैसे होगा, एक जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में एज ए पावर बायस कंडीशन में रहेगा, दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में एज ए पावर बायस कंडीशन में जाता है। पर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में पावर बायस कंडीशन में जो रहेगा वो नेगेटिव वाले में रिवर्स हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाले में रिवर्स था वो नेगेटिव वाले में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पहले क्योंकि ये फॉरवर्ड रहेगा तभी सप्लाई देगा, तो एक वाला फॉरवर्ड वाले यानी पॉजिटिव हाफ वाले का आउटपुट दे देगा, दूसरा वाला नेगेटिव का दे देगा, तो दोनों साइड से आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब उसको पूरा पूरा एसी को डीसी में क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा। तो लिख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है, देखिए ऐसे पॉइंट करके लिख लो। जंक्शन डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड अलाउ करंट, हाँ रेक्टिफायर में डायोड एज ए रेक्टिफायर, हेडिंग बना लिया ना, हेडिंग कर लेना, डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड एज ए रेक्टिफायर हेडिंग बना लो। डायोड एज ए रेक्टिफायर लिखना है इसमें, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड अलाउ करंट टू पास, पीएन जंक्शन डायोड अलाउ करंट टू पास only when it is powered biased, only when it is powered biased, only when it is powered biased। अगर किया तो if an alternating voltage is applied, so if an alternating voltage is applied, if an alternating voltage is applied across a diode, alternating voltage is applied across a diode, then current flow only in, then current flow only in that part of the cycle, only in that part of the cycle, only in that part of the cycle, that part of the cycle when the diode is, when the diode is powered biased, 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 जब डायोड आपका पावर बायस होगा तो उस कंडीशन में केवल क्या करेगा, वो करंट को अलाउ करेगा। ठीक हो गया बेटा।
लिखिए फॉरवर्ड क्या लिखा, बायस लिखे। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेक्टिफाई AC वोल्टेज into DC, AC voltage into DC। AC voltage into DC। अब देखो AC को DC में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। एंड उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे उसे, रेक्टिफायर। एंड in this situation it behaves as rectifier। अब दो कंडीशन हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो दो कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, हाफ वेव एंड क्या, फुल वेव। ठीक, जब हाफ वेव में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे आप, हाफ वेव में बात करेंगे, तो हाफ वेव की कंडीशन में क्या होगा आपका, कैसा, अगर पूरा का पूरा ठीक उसका पॉजिटिव पार्ट केवल हो रहा है रेक्टिफाई, तो हाफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गया तो फुल। ठीक, अब ये हम लोग बोल लेते हैं पॉजिटिव पार्ट, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव कोई भी उसमें से एक बार में हो सकता है। ठीक, अगर मान लो निगेटिव हाफ में ही वो फॉरवर्ड बायस ऐसा सेट किया, निगेटिव हाफ वाले पोर्शन में अगर वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो निगेटिव वाले को रेक्टिफाई कर देगा, लेकिन जनरली हम लोग पॉजिटिव वाले को करते हैं, इसलिए कहा जाता है हाफ वेव में पॉजिटिव हाफ को कर लेंगे और फुल वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ को कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई कहे क्या खाली पॉजिटिव वाले को ही हाफ वेव में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने कैसा एडजस्टमेंट किया है सर्किट के, उस पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव हाफ वाले में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका है डायोड, तो उस केस में पॉजिटिव को रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव वाले में अगर फॉरवर्ड हो गया बेटा तो नेगेटिव को रेक्टिफाई करेगा, लेकिन जनरली पॉजिटिव वाला ही किया जाता है, पॉजिटिव में ही होता है। ठीक, चलो तो लिखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। आप सर्किट समझ लो, स्टार्ट में कहानी लिखा जाएगी, तो ऐसी कहानी थोड़ी लंबी होती है, 3-2 पेज का। ठीक, आप सर्किट समझ लिए कैसे होता है, स्टार्ट में हम लोग लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि कहानी आपको लिखनी नहीं है। क्योंकि इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं बेटा, एक इनपुट AC हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट AC लेंगे। जो AC सप्लाई लेंगे वो आपका क्या करना है, उसको हमें DC में बदलना है। जो भी AC आप लेंगे उसको ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ठीक, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारा क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें। देखो ट्रांसफार्मर केवल आपको वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। जैसे आपके घर में जनरली जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है, जनरल जो रीडिंग है वो 220 वोल्ट है बेटा, लेकिन आपका मोबाइल का 220 वोल्ट पे चार्ज होता है, चार्जिंग वोल्टेज आपका 220 नहीं होता मोबाइल का, क्या करता है उससे घटाता है। अब अलग अलग कंपनियों की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो अलग अलग है, 2.5 से लेके 5.5 वोल्ट जनरली अपने यहाँ जो मोबाइल आती है वो चार्जिंग वोल्टेज होता है। एक बार आपको पहले समझाया था जब आप वो करंट पढ़ा रहे थे तभी। इसीलिए आपके जिस कंपनी की आपकी मोबाइल है, ठीक है, आप अगर अपनी मोबाइल से आप क्या करते हो, चार्ज करते हो मोबाइल को, तो आपके बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है। लेकिन किसी का भी रहता, कुछ लोग होते हैं ना जहां पहुंचे वहीं लगा लेते हैं, किसी का भी अगर आप लगा लेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि चार्जिंग वोल्टेज आपका मान लो 3.5 या 4.5 का है और जो चार्जिंग आपने लगाया चार्जर 5.5 का है, तो क्या करेगा, तेजी से चार्ज तो करेगा लेकिन हीटिंग ज्यादा होगी, और हीटिंग ज्यादा होगी तो आपकी बैटरी क्या होगी, जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक, कहते हैं ना बैटरी फूल गई। ठीक, इसका मतलब अब जैसे आप खाना एक्सेस में खा लीजिए तो आपका पेट फूल जाता है, वैसे वो भी खा लेगा तो क्या करेगा एक्सेस में, तो उसका भी फूल जाएगा, है ना, तो डैमेज जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी होती है, इसीलिए हर कंपनियों का अपना अपना क्या है, अलग अलग चार्जिंग वोल्टेज होता है। ठीक, तो लेकिन कम वाले लगा लेंगे तो टाइम चार्जिंग के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे कहते हैं ना चार्जिंग लगाए लेकिन चार्जिंग बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब जितना आपको नीड है उससे कम इनपुट आप दे रहे हो। ठीक, तो दोनों ही आपका नुकसानदायक है। फिलहाल कम वाले लगाएंगे तो खराब तो नहीं होगा, लेकिन चार्जिंग का टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा।
ज्यादा वाला लगा देंगे तो क्या चार्ज तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपकी बैटरी जल्दी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे बेटा, जो डायोड का यूज करते हैं, तो एक हम लोग इनपुट देते हैं एसी, एसी का ये सिंबल होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को सिंबलाइज करते हैं। ये मान लो इसका प्राइमरी है, ये ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये सेकेंडरी वाला है। ठीक, यहाँ पे एक हम लोग डायोड लगा लेंगे, क्या लगाएंगे बेटा, पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, ये पीएन जंक्शन क्या है आपका, डायोड है। ठीक, यहाँ से एक आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू हमें आउटपुट ऑब्टेन करना है, इसके थ्रू हमें आउटपुट, ये लोड रेजिस्टेंस आपका होता है बेटा, इसे आउटपुट हम लोग इसी के थ्रू क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। और ये इनपुट देते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग क्या देंगे, इनपुट एसी देंगे। यहाँ से आउटपुट जो मिलेगा हमें फिलहाल वो डीसी के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलेगा, डीसी के फॉर्म में। अब जरा आप समझना बेटा, ये पीएन जंक्शन है, सपोज किया इसमें से करंट, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है क्या ट्रांसफार्मर का। सपोज कि हम लोगों ने किसी स्टैंड पे ये टर्मिनल हमने ए ले लिया, ये टर्मिनल हमने बी ले लिया, टर्मिनल ए पॉजिटिव पे है, टर्मिनल बी निगेटिव पे है। मान लो किसी स्टैंड पे जो आपका सेकेंडरी कॉइल है उसका टर्मिनल ए ठीक किस पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और टर्मिनल बी वाला किस पे है, निगेटिव पे है। बेटा जब ये पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, देखो पी वाले से, और निगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, एन वाले से। इसका मतलब उस कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस में होगा। जब पी वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे और एन वाला निगेटिव पे है, तो इसकी बायसिंग इस टाइम में बेटा कहलाएगी कैसी, फॉरवर्ड बायसिंग। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो यहाँ से करंट आपको फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा, आगे रेजिस्टेंस लगा है लोड रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जब करंट आपका पास होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, तो वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे करंट को दिखाते हैं बेटा, ये मान लो आपका एसी वाला था, क्या था, एसी इनपुट है, एसी इनपुट है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग हमें डीसी ऑब्टेन करना है। ठीक, तो जब डीसी को हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो देखो, मान लिया जब ये पॉजिटिव पे था, ये डीसी आउटपुट है। जब आपका ये पॉजिटिव पे था, आपको बोला गया जब ए वाला पॉजिटिव पे है तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, आपको करंट यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा, और जब आउटपुट मिलेगा तो ये हमारा हो गया डीसी वाला आउटपुट। ठीक, अगला हाफ साइकिल बेटा, ये वाला नेगेटिव पे हो जाएगा तब ये किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव पे। अगली हाफ साइकिल में ये नेगेटिव, क्योंकि एसी जा रहा है, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, वो कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर केवल क्या वोल्टेज को अप या डाउन करेगा, या करंट को अप या डाउन करेगा, कभी वो क्या वोल्टेज की यानी करंट को एसी से डीसी या डीसी से एसी में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ से क्योंकि एसी लिया था तो पहले हाफ साइकिल पॉजिटिव लिया तो ये निगेटिव था, इससे निगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव वाला पी से जुड़ा है, पॉजिटिव वाला एन से जुड़ा है, बायसिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग। तो जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज मिलता इनके बीच में, वो वाला क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है पीएन जंक्शन डायोड का, और उस केस में करंट आपका पास आउट नहीं होने देगा बेटा, नहीं होने देगा तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, इसलिए आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे देखो करंट आपको नहीं मिला इससे करस्पॉन्डिंग। अगला फिर हाफ साइकिल आएगा, फिर वही रिपीट होगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो फिर फॉरवर्ड। ठीक, क्या करेगा, नेगेटिव जब आने की जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो हम लोग जो रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन का होता है वो इनफाइनाइट मान, मतलब लार्ज मान लिया जाता है, और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा करंट वहां से जाने नहीं देगा, एज ए इंसुलेटर मान लेते हैं। ठीक है, भाई अभी देखो एक क्वेश्चन लिया था, 10⁻7 क्या था, ओम रेजिस्टेंस था, 10⁻7 मतलब 1 के आगे 7 जीरो बढ़ा लो। ठीक, उतना रेजिस्टेंस होगा तो करंट वहां से नेग्लेजिबल हो जाता है, नहीं जाता है। ठीक, अगर जाएगा नहीं तो आउटपुट हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक,
अगले हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव फिर हुआ और ये निगेटिव फिर हुआ तो फिर फॉरवर्ड बायस, और फिर फॉरवर्ड बायस में कंडीशन आपकी ज्यादा हो गया। फिर जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा बेटा तो उस कंडीशन में फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो रहे हैं तब उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक, अब फॉरवर्ड कब हो रहा है, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव का है। ठीक, ऐसे फिर निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा तो फिर से आपका रिवर्स बायस कंडीशन में 0 होगा, फिर अगली साइकिल हाफ वाली पॉजिटिव आएगी तो फिर ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। तब जब भी ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो आउटपुट मिल रहा है, जब रिवर्स बायस कंडीशन में है तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इस तरह से क्योंकि हाफ पोर्शन ही केवल हमारा रेक्टिफाई हुआ, नेगेटिव हाफ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। यानी ये पॉजिटिव वाले को केवल रेक्टिफाई कर रहा है, नेगेटिव वाले को रेक्टिफाई नहीं किया, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आगे क्या होता है, यही कहानी है। अगर हम लोग पूरा कहानी लिखते हैं तो 2 पन्ने में जाता है। ठीक है, आप डायग्राम बना लिए, साथ में आपको समझा देंगे। ठीक, दिखा देंगे, मतलब समझाने तो समझा ही दिया। कोई दिक्कत है पूछ लो बेटा, कल पूछेंगे आप लोग से, पक्का है, बताएगी, देखो नहीं बोलेंगे। ठीक, तो पढ़ के आना। ठीक, अरे इन्हीं लोग से नहीं, सबसे सोच रहे हम लोग तो बच्चे ही रहे हैं। हाँ, बनाइए। आखिर आलोक के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या, ये आते हैं कभी कभी? आलोक आलोक अच्छा, अच्छा, हफ्ते में एक दिन है, प्रेजेंट है हम। कभी कभी लोग जो है कुल्हाड़ियां खुद पैर पे मारते हैं। ठीक, तो क्या करोगे आप, कई बार समझाया भैया, अगर पढ़ना रहे कहीं भी पढ़िए, वो रेगुलर आप पढ़िए, तब कुछ बात बनेगी। ठीक, हाँ, तब 250 नंबर आ रहा है। हाँ, पिछले साल कुछ रेगुलर थे तो 4.5 तक पहुंचते थे। हाँ, आके बाद 200 180 और 250 तक पहुंच गए हैं। हम्म, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, क्या बोला जाए। एक चीज याद रखिए, कभी कोई ब्रांड नहीं पढ़ाता आपको, पढ़ाता टीचर है। ठीक, और आज की पब्लिक क्या कहती है, बड़ा बड़ा नाम सुन के जाती है और पता लगता है वो, है ना। बन गया बेटा। बोले, लिख लिए शार्ट में, इन हाफ वेव रेक्टिफायर in half wave rectifier either 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 positive or negative half of the AC wave is passed, either positive or negative half of the AC wave is passed. AC wave is
पास्ड while the other half is blocked. अदर हाफ इज ब्लॉक्ड, मतलब पॉजिटिव वाला अगर पास आउट हुआ तो नेगेटिव ब्लॉक होगा, नेगेटिव वाला पास आउट होगा तो पॉजिटिव वाला ब्लॉक होगा। मतलब हम किसी को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली पॉजिटिव को या खाली नेगेटिव को, किसी को भी कर सकते हैं। बट मोस्टली हम लोग पॉजिटिव हाफ को करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो क्या लिखा बेटा? ठीक, अब कंडीशन हो रहा है क्योंकि हाफ पार्ट ही केवल हमारा क्या हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है, इसलिए आपने कहा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर किया। तो लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से कलर पेन से नोट कर लेना। इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर ए सिंगल डायोड इज रिक्वायर्ड, a single diode is required. हो गया, सिंगल डायोड इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सिंगल डायोड का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, अगर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो जो आरएमएस वैल्यू आपका होता है, वी आरएमएस जो मिलेगा, ठीक, वो बी पीक वैल्यू का आधा मिलता है आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर में। जैसे यहाँ पे लिया ना, ये टोटल है तो आधा ही हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक, तो हाफ पोर्शन ही आपको क्या होता है, आपका ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन जब उसी को हम लोग डीसी के टर्म में बोलते हैं तो पीक अपान पाई लिया जाता है, एवरेज वैल्यू। पीक अपान क्या लेते हैं तब, पाई लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख के लिखिएगा, देखिएगा, ड्यूरिंग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, during half wave rectification, when P terminal of PN junction ऐसे कर लो सीधे, when PN junction कर दो, when PN junction is under power bias condition, when PN junction is under power bias condition, PN junction is under power bias condition, output is obtained, and when PN junction is under reverse bias condition, PN junction is under reverse bias condition, output will be 0. Output will be 0. That is only half a part of input AC, half a part of input AC is rectified. Half a part of input AC is rectified. Only half a part of AC input is rectified. केवल हाफ आ पार्ट जो इनपुट AC का होगा बेटा, वो हमारा क्या होता है, रेक्टिफाई होता है। ठीक, डीसी वाला आपका रेक्टिफाई, सॉरी दूसरा हाफ पार्ट आपका रेक्टिफाई नहीं होगा। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस हम लोग दिखा देते हैं जैसा आपने डायग्राम में बनाया हुआ। ठीक, नीचे लिखिएगा, अगर हम लोग बात करते बेटा, बहुत उस पे एनसीईआरटी लाया बेटा आप, चलिए बाकी कुछ नहीं है, लिख लीजिए, डायग्राम बनाई नहीं है। ठीक,
हाँ पार्टिसिपेटिव एज शोन इन फिगर कर लो, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। हो गया, नीचे लिखिएगा फॉर एन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर एन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर लिखिएगा VRMS इक्वल टू, VRMS या VAC उसे कह लेते बेटा, VRMS को ही क्या कह सकते हैं आप, VAC, ठीक। VRMS इक्वल टू बी पीक अपॉन 2, VRMS इक्वल टू वी पीक अपॉन 2, नीचे लिखे एंड VDC या वी एवरेज कह लेते हैं। तो VRMS की वैल्यू जो है वी पीक अपॉन कितना 2 एंड VDC ये हो जाएगा बेटा वी पीक अपॉन 5। यहाँ पे VDC या V उसी को हम लोग क्या एवरेज कह लेते हैं, ठीक। तो वो आपका क्या एवरेज आउटपुट वोल्टेज को इंडिकेट करता है। पीक वैल्यू जो पीक फेज आपको इनपुट दिया जा रहा है वोल्टेज का, पीक वैल्यू आप क्या फेज इनपुट वोल्टेज, वो पीक वैल्यू कहलाएगा। और पी जो आप RMS किया है वो रूट मीन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे VRMS जो है, VRMS आपका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, लिख लो, बोल दे रहे हैं बेटा, रूट मीन लिख लो वहीं पे। VRMS जो है वो आपका क्या है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। VDC लिखिएगा, VDC और V एवरेज, VDC और V एवरेज, उसी को हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। DCR एवरेज आउटपुट वोल्टेज, DCR एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और VP जो आपका है वो क्या रहता है, पीक वैल्यू ऑफ क्या इनपुट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। हो गया, पीक वैल्यू आप क्या होगा बेटा इनपुट वोल्टेज। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। AC DC क्या होगा उसके बेस पर आपका डेरिवेशन हो जाता है, ठीक। ये तो हाफ वेव के लिए हो गया। दूसरा लिखेगा फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। क्या होते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अभी और क्या चीज बचा हुआ है बेटा, है पीछे क्या बचा है और कुछ, गेट बचा है। चलिए खत्म हो जाए तब फिर देखा जाता है। उधर क्या सर पढ़ा दिए हैं, अच्छा नोट्स वोट्स बनवा रहे हैं कि वैसे बता समझा रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ चलिए देखिए बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
देखो जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे बाकी प्रोसेस सिमिलर है। वहां पे हम लोग सिंगल डायोड का यूज करते थे, यहाँ पे 2 डायोड का यूज किया जाता है। ठीक, वहां पे हम लोग कैसे करते थे, सिंगल डायोड का यूज करते थे बेटा, यहाँ पे 2 डायोड आप यूज करोगे। एक हाफ साइकिल में एक डायोड आपका फॉरवर्ड में रहेगा तो दूसरा वाला रिवर्स में, दूसरे हाफ साइकिल में पहला वाला रिवर्स हो जाएगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहलेंगे। मतलब जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करोगे तो आपको वहां पे सर्किट में हम लोग को 2 डायोड की रिक्वायरमेंट होगी, कभी सिंगल से हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीजें होंगी, जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो पहले हाफ साइकिल में एक फॉरवर्ड होगा, दूसरा वाला रिवर्स होगा। दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है। कैसे डायग्राम यहाँ बनाएंगे देख लो। देखो मान लो यहाँ से हम लोगों ने AC इनपुट दिया, पीछे वाले में आपने देखो सिंगल डायोड बनाया था, अभी दोनों डायोड ले रहे हैं बेटा। एक को D1 ले लो और दूसरे को हम लोग D2 इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, एक को D1 कह लिया, दूसरे क्या कह लेंगे, D2 कह लेंगे। ठीक, यहां से अब थोड़ा समझिएगा, आपके पास लोड रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट करेंगे। ठीक, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वहां भी आउटपुट लोड सही मिलता था, यहाँ भी आपका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट DC यहाँ से मिलेगा, ये DC है बेटा, और यहाँ से इनपुट AC हम लोग देंगे, इनपुट AC यहाँ से देंगे, आउटपुट DC यहाँ से मिलेगा। अब थोड़ा आप समझना होगा कैसे करेंगे। इतना बना लीजिए, या तो समझाएं, बनाएंगे पहले, बना लीजिए। हो गया, देखिए इसमें क्या होगा, जो फुल वेव रेक्टिफायर है बेटा, यहाँ पे 2 आपको क्या हो गया, डायोड का आप यूज कर रहे हो, और उसको इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे कि पहले हाफ साइकिल में एक वाला फॉरवर्ड हो, दूसरा वाला रिवर्स, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा वाला फॉरवर्ड हो जाए, पहला वाला रिवर्स हो जाए। यही सेटिंग हमें करनी होती है। अब यहाँ से डायग्राम से देखो बेटा, देखो सपोज दैट एक पहले ये टर्मिनल A है, ये B है, और यहाँ बीच में एक पॉइंट अनदर C ले रहे हैं आपके पास, क्योंकि जहां पे आपका टच कर रहा है वो C पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक, देखना बेटा, ये पॉजिटिव पे है, B वाला नेगेटिव पे होगा। अब थोड़ा चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, अब पहले समझ लो तब बनाना। A पॉजिटिव पे है, B वाला नेगेटिव पे होगा। B के रिस्पेक्ट में C वाला किस पे होगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर, जैसे इधर से इधर पोटेंशियल घट रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में जाओगे इधर बढ़ेगा, यानी कि B के रिस्पेक्ट पे C पॉजिटिव पे है और A के रिस्पेक्ट पे C नेगेटिव पे। ये चीज ध्यान रखना, जब जिस पॉइंट जिस इंस्टेंट पे A वाला पॉजिटिव पे है उसका B इंड नेगेटिव पे होगा, और A के रिस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पे A के रिस्पेक्ट में B वाला नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल पे होगा, और B के रिस्पेक्ट में ये सॉरी C वाला A के रिस्पेक्ट में C वाला नेगेटिव पे होगा और B के रिस्पेक्ट में C वाला पॉजिटिव पे होगा। यही पॉइंट केवल ध्यान देना है। अब देखो कैसे हो रहा है, जब ये वाला पॉजिटिव पे हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला नेगेटिव हो गया,
और ये वाला निगेटिव पे है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉजिटिव हो गया। अब देखो पहले केस में, पहला जो डायोड आपका D1 है, जब ये पॉजिटिव पे है तो इसका दूसरा टर्मिनल हमारा इसके करस्पॉन्डिंग निगेटिव पे जुड़ा हुआ है, तो ये कहानी होगी फॉरवर्ड बायस की। यानी D1 पहले कंडीशन में कब है, फॉरवर्ड बायस में। D2 देखो जरा, अब ये निगेटिव पे है बेटा और इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव पे है ना, तो इसका मतलब ये वाला आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है वो आउटपुट देता है। खूब अच्छी नींद आ रही भैया, ये हटा लो हाथ। ठीक, जो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा वो आउटपुट देगा, जो रिवर्स में होगा वो आउटपुट नहीं देगा। जो फॉरवर्ड में होगा वो आउटपुट देगा, जो रिवर्स में होगा वो आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, D1 वाला फॉरवर्ड में है, D2 वाला रिवर्स में है, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हम लोग आउटपुट और इनपुट यहाँ दिखाते हैं तो देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये AC इनपुट है, AC इनपुट। करस्पॉन्डिंग हमें DC चाहिए, DC आउटपुट। कैसे, जब ये फॉरवर्ड था तो करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ जाने के बाद ये रिवर्स में है तो इधर जाने नहीं पाएगी, ये करंट आने वाली जो करंट यहाँ है वो यहाँ से मूव कर जाएगी और ऐसे जाके सर्किट को ये कंप्लीट करेगी। इस केस में लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट होगा बेटा, तो करंट हमें अगर लोड के थ्रू पास आउट हो रहा है तो आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक, यानी कि पहले हाफ साइकिल में ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है ये ड्यू टू D1 की वजह से हो रहा है। डायोड किसकी वजह से हो रहा है, D1 की वजह से हो रहा है, क्योंकि D1 फॉरवर्ड में था और D2 वाला रिवर्स में था। अगला जरा समझना, हमने क्या किया, इसको नेगेटिव पे कर लिया तो ये वाला कहाँ होगा, अगली हाफ साइकिल में पॉजिटिव में। बेटा ये वाला नेगेटिव हो गया, अब ये वाला पॉजिटिव। इसकी कहानी सुनो, ये नेगेटिव वाला P से जुड़ा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव होगा तो ये N से जुड़ा हुआ है। यानी सेकेंड हाफ साइकिल में ये D1 हो गया किसमें, रिवर्स बायस। अब देखो ये पॉजिटिव वाला P से जुड़ा है और नेगेटिव वाला N से जुड़ा है करस्पॉन्डिंग, तो ये D2 वाला हो गया किससे, फॉरवर्ड बायस में। अब की बार आउटपुट कौन देगा भाई, अब इसकी वजह से करंट ऐसे जाएगा। देखो अब की बार करंट ऐसे गया, ये वाला रिवर्स में है, जा नहीं सकता है, ये मूव करके इधर से आ जाएगा और ये करंट आपको इधर से रेजिस्टेंस से पास आउट होगा तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, D2 की वजह से। अब यही कहानी बेटा अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीट होगा। ये पॉजिटिव पे तो ये फॉरवर्ड, ये निगेटिव पे ये रिवर्स, अगले में ये निगेटिव पे तो ये रिवर्स, ये पॉजिटिव पे तो ये फॉरवर्ड। तो ये कहानी आपकी जो है ऐसे ही अगेन एंड रिपीट क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। और एक जो आपकी हाफ साइकिल है 1 2 3 4, ठीक, तो ये आपका जो हो गया वो D1 की वजह से हमने येलो वाला ले लिया, पॉजिटिव हाफ वाला जो ले रहे थे, और D2 की वजह से जो था वो इसका आधा पोर्शन जो बचा ये किसकी वजह से हो गया, D2 की वजह से। अब देखो पूरा पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव हाफ वाला भी रेक्टिफाई हुआ और नेगेटिव हाफ वाला भी रेक्टिफाई हुआ, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ गए, मतलब दोनों हाफ साइकिल यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया, इसीलिए हम लोग टर्म देते बेटा इसे एज ए फुल वेव रेक्टिफायर कर लेते हैं। बात क्लियर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की जरूरत पड़ेगी, 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी। एक हाफ साइकिल में एक वाला फॉरवर्ड रहेगा, दूसरा वाला रिवर्स। दूसरे हाफ साइकिल में पहला वाला रिवर्स हो जाएगा, दूसरा वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो फॉरवर्ड होगा वो आउटपुट देगा। तो पहले वाले में एक दे दिया, अगले वाले में दूसरा दे दिया, तो आउटपुट नेट आपको आउटपुट यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक, ये केस आपका होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो डायग्राम बना लीजिए, तो कार्ड में लिखवा दें। टाइम बता देना बेटा, कितना टाइम क्या हुआ। पूरा जल्दी से लिख लोगे। देखो सर आए हैं बेटा कि नहीं, कैसा क्लास है दूसरा, तो आ ही गए हूँ। आप कहिए तो लिखा दें, तो कल लिखा दें, थोड़ा पढ़ डालिएगा, ठीक, फिर आगे देखते हैं, है ना।
चलिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। अब क्वेश्चन कर लीजिएगा, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तो तभी एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, बिना क्वेश्चन के एग्जाम में फिर बात बनता नहीं है। पढ़े बहुत लोग कहते हैं हम 10 बार थ्योरी पढ़े थे लेकिन वहां जाके सब गड़बड़ हो गया। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे थ्योरी पढ़ने से कंप्लीशन नहीं निकलता एक लाइन के लिए से। आपको जिस भी है आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, यानी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक, हो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे क्या है मैथमेटिकल हो। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में खाली थ्योरी रहता, थ्योरी पढ़ के आपका हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं वहां करेंगे तब तक वहां जाके बाबा कंफ्यूज होंगे। ठीक, इसलिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाइए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे करेंगे ठीक है उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। ठीक, चलिए फिर आप कर डालिए, बंद कर दीजिए।